ओके, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम। अगर हम लोग सोचें इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम के तीन पार्ट्स गिवन है। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम, एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, और एक थर्ड पार्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में फिजिकल इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, ओनली डेफिनेशन बताई हुई है। और केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करोगे तो ये अच्छा खासा डिटेल में दिया हुआ है। उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम है, वो भी डिटेल में गिवन है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा चैप्टर है इक्विलिब्रियम, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हो गया केमिकल इक्विलिब्रियम और एक हो गया आयनिक इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम जो है उसकी जस्ट डेफिनेशन समझाई गई है। तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो ये इक्विलिब्रियम है, ये हमारा टॉपिक जो है ये बेसिकली कौन सी टाइप की रिएक्शंस पे लगेगा। तो हमें पता है हमारे पास दो तरह की रिएक्शंस होती हैं। एक रिएक्शन होती है जिनको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, और एक होती है जिन्हें हम लोग कहते हैं इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन वो होती है जिनमें रिएक्टेंट जो होता है जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो बैक टू प्रोडक्ट भी किस में कन्वर्ट होता रहता है, रिएक्टेंट में। यानी हम ये कहेंगे स्टार्टिंग में क्या होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता रहेगा वो बैक टू रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और इसमें ये वाली जो रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन। और ये रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड रिएक्शन। इसको हम लोग बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं। जबकि इरिवर्सिबल वो रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्टेंट जो होता है वो ओनली एंड ओनली कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोडक्ट में। जो हमारी रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं इनको हम दो डबल एरो से शो करते हैं, और डबल एरो हाफ होते हैं। देखिए ये हाफ हाफ एरोज लगाए हैं मैंने, लेकिन डबल है किसके अंदर, रिवर्सिबल में। जबकि अगर आप इरिवर्सिबल की बात करोगे तो इरिवर्सिबल में एक सिंगल एरो लगाया जाता है इस तरह से। तो अब हमारे पास आ गया, अगर हम कहें रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल में जो रिएक्ट जिसमें आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसे हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, और प्रोडक्ट जिसमें रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है इसे हम लोग कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है। और ये हमारा इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक जो होता है ये होता है जो रिवर्सिबल रिएक्शंस पर वर्क करेगा, इरिवर्सिबल पर नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो चैप्टर है उसमें हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। तो इक्विलिब्रियम होता क्या है वो समझिए। जब भी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, हम उसको बोल देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी जब हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट, रेट मीन्स स्पीड, और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट यानी स्पीड इक्वल हो जाए तो हम उसे कह सकते हैं इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम बेसिकली। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है, देखिए सबसे पहले हम लोग फिजिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या है, देखिए अगर हम लोग फिजिकल इक्विलिब्रियम को समझे तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, हमारे पास एक प्रोसेस है। मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक बाउल लेते हैं, उसमें एक वाटर फिल कर लेते हैं उसमें, और इसको हीट करना शुरू करते हैं। हमें पता है ये लिक्विड है, जैसे ही इस लिक्विड को हीट किया जाएगा तो ये क्या बनाएगा, वेपर्स बनाएगा। तो जब कोई लिक्विड हीट करने पर वेपर्स बनाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वेपोराइजेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन। और जब वेपर्स जो होती हैं वो बैक टू लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। अब अगर हम लोग समझें तो ये जो हमारी प्रोसेस है ना, ये हमारा कोई केमिकल चेंज नहीं है, ये हमारा फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज किसको कहते हैं, फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो भी होते हैं उनका कोई फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा होता। जैसे मान लीजिए आप यहाँ देखिए, अगर आप इसे वाटर मान के चल रहे हैं तो स्टार्टिंग में भी ये क्या है, H2O लिक्विड है, और बाद में भी वेपर बनने के बाद भी ये क्या रहेगा, H2O लिक्विड ही रहेगा। इसका कोई फॉर्मूले में चेंजेस नहीं आएंगे। तो हम ये कह सकते हैं जहाँ पे कोई केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं होता वो होते हैं हमारे फिजिकल इक्विलिब्रियम, या फिजिकल रिएक्शंस कह सकते हैं, फिजिकल चेंजेस कह सकते हो आप उनको।
तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो फिज़िकल चेंजेस होते हैं जो 9th क्लास में भी आप स्टडी करते हो। तो देखिए, अब अगर हम लोग इस फिजिकल चेंज में देखें तो एक चल रही है वेपोराइजेशन और दूसरी चल रही है कंडेंसेशन। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन है हमारी वेपोराइजेशन और बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, कंडेंसेशन। यानी जैसे ही आप इस लिक्विड को हीट करते हो, ये हीट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। आप अगर इसके ऊपर एक प्लेट रख दो तो क्या होगा, यही वेपर्स ऊपर जाएंगी और फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, लिक्विड में, और वो लिक्विड बैक टू किस में गिरने लगेगा, इस लिक्विड में। तो यहाँ पे दो प्रोसेस चल पड़ी। एक में लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज़ वेपोराइजेशन, और एक में क्या हो रहा है, वेपर्स कन्वर्ट हो रही हैं किस में, बैक टू लिक्विड, जिसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, जिसे हम लोग नाम दे रहे हैं कंडेंसेशन। आप इनिशियली देखोगे तो वेपोराइजेशन की रेट क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यादा लिक्विड हमारे पास अवेलेबल है किसके लिए, वेपर्स बनाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे वेपर्स बनती जाएंगी, ऊपर एनवायरनमेंट कंजेस्टेड होता जाएगा, वो वेपर्स थोड़ी फास्ट वे में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी बैक टू लिक्विड में। यानी हमारी कंडेंसेशन जो प्रोसेस है वो फास्ट होनी शुरू हो जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं इनिशियली तो वेपोराइजेशन फास्ट होता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद कंडेंसेशन फास्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ वेपोराइजेशन इक्वल हो जाती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। वो हमारा होता है इक्विलिब्रियम, यानी हम कहेंगे इक्विलिब्रियम आ गया। तो ये एक फिजिकल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि ये किस में एस्टेब्लिश हो रहा है, ये एस्टेब्लिश हो रहा है फिजिकल चेंज में। क्लियर हो गया। तो फिजिकल चेंजेस में इस तरह से जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होते हैं उनको हम लोग नाम दे देते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा फिजिकल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, है ना। तो ये हमारे पास होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम। अब देखिए हम लोग आते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम पर। जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो केमिकल इक्विलिब्रियम एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन पर अप्लाइड होती है। केमिकल रिएक्शन का मीनिंग हो गया ये केमिकल चेंजेस होंगे, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का फॉर्मूलाज क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो हमें पता है बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती है जिनमें रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता जाता है वो भी बैक टू कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है रिएक्टेंट में। तो ऐसी जो रिएक्शंस होती हैं इनको हम नाम देते हैं रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंजेस होते हैं क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के केमिकल फॉर्मूलाज क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो इनमें वो रिएक्शन जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है इसको हम नाम देते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, और जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है इसे हम लोग कहते हैं बैकवर्ड। तो एक हो गई हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन, दूसरी हो गई हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन। अब देखिए इनिशियली रिएक्टेंट की अमाउंट ज़्यादा होती है तो वो फास्ट कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोडक्ट में। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन इनिशियली फास्ट होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम जाता रहता है वैसे वैसे बैकवर्ड रिएक्शन भी थोड़ा फास्ट होना स्टार्ट हो जाती है। एक टाइम पॉइंट ऐसा आता है जिस टाइम पॉइंट पे फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाती हैं। उस टाइम पॉइंट को हम क्या नाम दे देते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी केमिकल इक्विलिब्रियम जो होगा उस पर क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दोनों की रेट क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। इसको हम क्या नाम दे देते हैं, इक्विलिब्रियम। यानी कौन सा इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब देखिए जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट कौन सा कांस्टेंट, जिसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वो क्या होता है वो समझिए। हम एक रिएक्शन लिख लेते हैं, कोई भी एक रिएक्शन, जैसे मान लीजिए मेरे पास है A प्लस बी गेट्स कन्वर्टेड इनटू C प्लस D। A प्लस बी इज इक्वल टू C प्लस D। ठीक है। अब यहाँ पर A जो है उसके कितने मोल्स लिए गए हैं, A स्मॉल a, यानी स्मॉल a क्या है, डिजिट है, ये नंबर ऑफ मोल है किसकी, A की। कैपिटल A क्या है, हमारा रिएक्टेंट है। और B ये कैपिटल B है, और कैपिटल B के कितने मोल्स लिए गए हैं, स्मॉल b। उसके बाद C और D ये दोनों हमारे प्रोडक्ट हैं। C के कितने मोल्स बन रहे हैं, स्मॉल c, और D के कितने मोल बन रहे हैं, स्मॉल d। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई जो हमारी केमिकल इक्वेशन है। इस इक्वेशन में अगर हम लोग देखें तो A प्लस बी रिएक्ट कर रहे हैं, C और D बन रहे हैं। A के कितने मोल ले रहे हैं हम लोग, स्मॉल a, B के कितने मोल्स है, स्मॉल b,
सी के स्मॉल सी और डी के स्मॉल डी, यानी ये जो स्मॉल लेटर्स लिखे हुए हैं ए बी सी डी, ये वैल्यूज़ है, डिजिट्स है, जैसे हम रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए लगाते हैं। और कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी, ये क्या है, ये हमारे पास हम कह सकते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स है। अब देखिए हमारे पास एक लॉ होता है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन हमें क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हम कहते हैं कोई भी जो रिएक्शन होती है उसकी रेट मतलब उसकी स्पीड, उसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सीधी सी बात है, अगर आप रिएक्टेंट की अमाउंट ज़्यादा रखोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और अगर आप रिएक्टेंट की अमाउंट कम रखोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, कम होगी। तो यही हमारा क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन। मास एक्शन का मतलब यहाँ पे अगर आप एनसीईआरटी स्टडी करते हो तो यहाँ पे एक वर्ड आता है एक्टिव मास, उससे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एक्टिव मास जो होता है वो कंसंट्रेशन ही होती है। कंसंट्रेशन और एक्टिव मास एक ही बात होती है। तो वहाँ पे आपको ये लिखा हुआ मिल सकता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। एक्टिव मास कहो या कंसंट्रेशन कहो एक ही बात है। तो अगर मैं आर एफ का मतलब हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करूं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, आर क्या है यहाँ पे रेट, एफ मीन्स हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसकी, कंसंट्रेशन के, ए, और रेस टू पावर क्या आ जाएगा, ए, एंड बी, कैपिटल बी, रेस टू पावर क्या आ जाएगा, ए स्मॉल बी। तो ये हमारे लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का फॉर्मूला बन गया। क्योंकि देखो हमारे, अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे रिएक्टेंट दो हैं, एक तो ए रिएक्टेंट है और दूसरा क्या है, बी। तो अगर हम कहें कि हमारी फॉरवर्ड जो रिएक्शन है, उस फॉरवर्ड रिएक्शन में जो फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रिएक्टेंट तो यहाँ पर दो है ना, एक ए है और दूसरा कौन सा है, बी है। तो ए के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और बी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो दो इक्वेशन बन जाएंगी, आर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू पावर ए। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, आर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बी। जब दोनों को सम अप करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, आर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बी। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब देखिए, जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट तो आता है। तो हमारे पास क्या आएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, आर एफ इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा हमारे पास, के एफ, कंसंट्रेशन ए रेज टू पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बी। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे के एफ क्या चीज़ है, तो अगर हम लोग यहाँ पे समझे भी के एफ क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास के एफ जो है वो है के एफ क्या है, अगर हम लोग सोचे तो के एफ हमारे पास है रेट, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, या फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट भी बोल सकते हो इसको, या इससे वेलोसिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं। रेट कांस्टेंट मींस वेलोसिटी कांस्टेंट, बट कौन सा, फॉरवर्ड, एफ फॉर फॉरवर्ड। तो हम इसे फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट कहेंगे या हम इसे फॉरवर्ड वेलोसिटी कांस्टेंट कह देंगे, ठीक है। तो ये हमारा के एफ होगा। अब इसी तरह से अगर मैं बैकवर्ड रिएक्शन की बात करूं तो बैकवर्ड रिएक्शन ये है जिसमें सी और डी कन्वर्ट हो रहे हैं ए और बी में। तो जब हम बैकवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं उस टाइम पे सी और डी जो होंगे वो क्या बन जाएंगे, रिएक्टेंट। क्योंकि आप बैक साइड में जा रहे हो तो आप ये देखोगे कि सी और डी कन्वर्ट हो रहा है ए और बी में। तो जब बैकवर्ड रिएक्शन की बात होगी तो सी और डी जो है वो क्या बन जाएंगे, रिएक्टेंट। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन यानी आर बी डायरेक्टली जो होगा वो कन्वर्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज टू पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी रेज टू पावर डी। तो जब हम लोग बैकवर्ड रेट की बात करते हैं तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगी के बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज टू पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी रेज टू पावर डी।
अब ये के बी क्या है, जैसे हमने लास्ट टाइम पे देखा था के एफ क्या था, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट था, वैसे यहाँ पे ये के बी क्या हो जाएगा, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट हो जाएगा, या हम इसको कह सकते हैं बैकवर्ड वेलोसिटी कांस्टेंट। अब देखिए हम कहते हैं कि जो इक्विलिब्रियम है वो क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर क्या होगा कि जो हमारी फॉरवर्ड रेट है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगी किसके, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगी किसके, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। तो इन दैट केस हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो पीछे हमने रिएक्शंस लिखी थी उन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। तो आर एफ हमने क्या लिखा था, आर एफ वहाँ पे हमने लिखा था के एफ इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए रेस टू पावर ए, कंसनट्रेशन ऑफ बी रेस टू पावर बी इज इक्वल टू के बी कंसनट्रेशन ऑफ सी रेस टू पावर सी, कंसनट्रेशन ऑफ डी रेस टू पावर डी। ये हमने आर एफ और आर बी की वैल्यूज़ लिख दी हैं। अब देखिए हम ये कह सकते हैं, अगर मैं के बी को इधर लेकर आऊँ तो मेरे पास क्या बनेगा, के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू इधर चली जाएगी तो यहाँ पे हमारे पास आएगा सी रेस टू पावर सी डी रेस टू पावर डी डिवाइडेड बाई कंसनट्रेशन ऑफ ए रेस टू पावर ए, कंसनट्रेशन ऑफ बी रेस टू पावर बी। ये वैल्यूज़ वहाँ गई और ये वैल्यूज़ के बी यहाँ आ गया। तो देखिए के एफ क्या है, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, और के बी क्या है, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट ऑलवेज इज ए कांस्टेंट, यानी ये भी हमारे पास क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और इस कांस्टेंट को हम एक नया नेम दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड के सी। Kc means equilibrium constant in terms of concentration। तो इसका फॉर्मूला क्या आ रहा है हमारे पास, कंसनट्रेशन ऑफ C रेज टू पावर C, कंसनट्रेशन ऑफ D रेज टू पावर D, कंसनट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर A और कंसनट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर B। तो ये हमारे पास अगर हम लोग देखें तो Kc का फॉर्मूला आ गया। नाउ व्हाट इज Kc? Kc इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम constant in terms of concentration, in terms of concentration। तो देखिए कोई भी हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन है उसके लिए केसी क्या होता है, उसके लिए केसी यानी हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। क्योंकि सी और डी क्या थे, प्रोडक्ट्स से, और ए और बी क्या थे, रिएक्टेंट थे। और जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को रेज किया जाता है उनकी पावर से। कौन सी पावर, जो उनके एज ए स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होती है। इसी तरह रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस को भी रेज कर दिया जाता है उनके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। तो बेसिकली हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जो केसी होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। किसी भी रिएक्शन के लिए हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे सामने एक रिएक्शन लिखी हुई है N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। ये हमारी रिएक्शन होती है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, हैबर प्रोसेस। इसको हम लोग कहते हैं हैबर्स प्रोसेस। हैबर प्रोसेस के थ्रू हम लोग अमोनिया का फॉर्मेशन जो करते हैं, अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसकी ये रिएक्शन होती है N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इनिशियली अगर हम देखेंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट, यानी हमारी ये जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन है। लेकिन जैसे जैसे अमोनिया बनता जाएगा वैसे वैसे बैक टू बैक अमोनिया फिर से डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा N2 और H2 में। तो ये हो गई हमारी कौन सी रिएक्शन, ये हमारी हो गई बैकवर्ड रिएक्शन। इनिशियली N2 प्लस 3H2 आपस में रिएक्ट करके अमोनिया बना रहे हैं, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। धीरे धीरे थोड़े टाइम के बाद बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है। एक टाइम पॉइंट आता है जब फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाती है। इन दैट केस क्या होगा, अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया का एक मोल बनाएंगे, उसी टाइम पे अमोनिया का एक मोल जो होगा वो भी डिकम्पोज होकर बैक टू कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, N2 और H2 में। यानी हम ये कह सकते हैं N2 की, H2 की और अमोनिया की तीनों की कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी किस पर, इक्विलिब्रियम पर। इनकी कंसंट्रेशन में चेंजेस नहीं आते इक्विलिब्रियम आने पर। तो अगर हमें इस रिएक्शन के लिए केसी का फॉर्मूला लिखने के लिए बोलें कि इस रिएक्शन का केसी का फॉर्मूला बताइए, तो इस रिएक्शन का जो केसी का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, हम आराम से लिख सकते हैं। हमने क्या ट्रिक लगाई है, देखिए, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और जो पावर्स होगी वो रेज कर देनी है। तो प्रोडक्ट कौन है यहाँ पे, अमोनिया।
तो अमोनिया NH3 इसकी कंसनट्रेशन आ जाएगी, उसको स्क्वायर कर दो, डिवाइड बाई कंसनट्रेशन ऑफ N2, इनटू क्या हो गया कंसनट्रेशन ऑफ H2, और रेज टू पावर क्या हो गया 3 हो गया। तो ये इस रिएक्शन के लिए Kc यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला हमारे पास आ गया। इसी तरह आप कोई भी रिएक्शन है उसके Kc का फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखा जाता है कि जो कंसंट्रेशन हम यहाँ लिखते हैं इन फॉर्मूला में वो कंसंट्रेशन ओनली गैस की होनी चाहिए या एक्वस अगर कुछ है तो उसकी हो सकती है। सॉलिड की कंसंट्रेशन और लिक्विड की कंसंट्रेशन को Kc के फॉर्मूले में मेंशन नहीं किया जाता, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड की कंसंट्रेशन में हम मानकर चलते ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। तो अगर गैस होगा तो उसकी कंसंट्रेशन आप फॉर्मूले में मेंशन कर सकते हो, एक्वस होगा उसकी कंसंट्रेशन को भी फॉर्मूले में मेंशन कर सकते हो। सॉलिड और लिक्विड की कंसंट्रेशन को फॉर्मूले में मेंशन नहीं किया जाता। अब ये N2 जो था ये हमें पता है नाइट्रोजन गैस थी, हाइड्रोजन भी गैस थी और अमोनिया जो होती है वो भी गैस है, इसलिए हमने तीनों की कंसंट्रेशन को फॉर्मूले में मेंशन कर दिया। एक रिएक्शन और लिखते हैं हम लोग, उससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको डिकम्पोज किया जाता है एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू CaO प्लस CO2। तो यहाँ पे CaCO3 हमें पता है क्या है, सॉलिड है, और CaO क्या है, ये भी सॉलिड है, और CO2 क्या है, ये है हमारे पास गैस। ठीक है, अब अगर हम लोग समझे तो यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए Kc का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए हमने कहा है Kc का फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर, जो पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स की होती है वो। बट हमने ये भी मेंशन किया है कि यहाँ पे जब कंसंट्रेशन मेंशन होती है सिर्फ गैस और एक्वस की होती है, सॉलिड और लिक्विड की कंसंट्रेशन को मेंशन नहीं करते। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट है, एक तो CaO है और एक CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बट CaO क्या है हमारे पास, सॉलिड है, दैट्स वाई हम इसे फॉर्मूले में मेंशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ CO2 को फॉर्मूले में मेंशन करेंगे। तो Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CO2 डिवाइड बाई क्या आना चाहिए, डिवाइड बाई आना चाहिए किसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की। अब रिएक्टेंट कौन है, CaCO3, बट प्रॉब्लम क्या है, ये भी सॉलिड है, तो हम इसकी कंसंट्रेशन को भी मेंशन नहीं करेंगे, वन अज्यूम करते हैं हम लोग, तो इसको भी हम लोग मेंशन नहीं करेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला बन गया इस रिएक्शन के लिए, जो फॉर्मूला बना वो क्या बन गया, Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CO2, यानी इस रिएक्शन के लिए जो Kc होगा वो CO2 की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के क्या होगा, इक्वल हो गया। इस तरह से हम लोग किसी भी रिएक्शन के लिए Kc का फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, Kc का फॉर्मूला बना सकते हैं। क्लियर है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। जो इक्विलिब्रियम है चाहे वो फिजिकल इक्विलिब्रियम है या केमिकल आयनिक है, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे फर्स्ट हम ये कह सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट, यानी कि वो कांस्टेंट हो जाती हैं। क्यों कांस्टेंट हो जाती हैं, बिकॉज अगर इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट का एक मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट का भी एक मोल रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो रिएक्टेंट के जितने मोल होंगे उतने ही रहेंगे और प्रोडक्ट के भी जितने मोल्स हैं उतने ही मोल्स रहेंगे, यानी कंसंट्रेशन दोनों की क्या है, कांस्टेंट हो जाएगी। सेकंड पॉइंट ये होता है एट इक्विलिब्रियम concentration of reactant and product may or may not be equal। यानी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दोनों में डिफरेंस समझिए। हम ये कहते हैं कि कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो गई, बट इक्वल होगी ये कोई ज़रूरी नहीं होता। मैक्सिमम टाइम पे कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल नहीं होती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन के टाइमिंग पे, कि कंसंट्रेशन का जो आपका इक्विलिब्रियम का जो टाइमिंग है उस पर डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम कब आ रहा है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं होता कि रिएक्टेंट के मोल और प्रोडक्ट के जो मोल्स हैं वो क्या हों, इक्वल हो, ये कोई ज़रूरी नहीं होता। हो सकता है कि इक्विलिब्रियम जो है वो थोड़ा जल्दी आ जाए तो रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा बचे हुए हैं और प्रोडक्ट के मोल हमें कम मिल रहे हैं। हो सकता है कि इक्विलिब्रियम थोड़ी देर में आ रहा है, ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो चुका है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा बन गए हैं और रिएक्टेंट के कम बचे रह गए हैं, कुछ भी पॉसिबल है।
ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल होगी, या हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल इक्वल होंगे। हाँ, कांस्टेंट हो जाते हैं। कांस्टेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आपका जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो रिएक्टेंट का अगर 1 मोल है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट का भी 1 मोल रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। अब देखिए, हम ये कहते हैं थर्ड पॉइंट इसका कि जो इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक इन नेचर, कि जो इक्विलिब्रियम है वो डायनेमिक होता है नेचर में। डायनेमिक का मीनिंग क्या है? देखिए, अगर हम देखें कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो हमारा जो प्रोडक्ट है वो और नहीं बन रहा, इक्विलिब्रियम यही होगा, इक्विलिब्रियम पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो और नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो इक्वल हो जाएंगी। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएंगी, तो हमारा प्रोडक्ट और नहीं बनेगा। आप ये कह सकते हो, या आप ये कह सकते हो प्रोडक्ट तो बन रहा है, बट जितना प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही प्रोडक्ट बैक टू किस में कन्वर्ट हो रहा है? रिएक्टेंट में। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारी करेक्ट है कि जितना प्रोडक्ट बनता है उतना ही प्रोडक्ट फिर से किस में कन्वर्ट होता रहता है? रिएक्टेंट में, क्योंकि दोनों की रेट जो है वो क्या है? इक्वल है। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो चुकी है, बट एक्चुअल में वो रिएक्शन स्टॉप नहीं होती, डायनेमिक चल रही होती है, इक्वल स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती है। इसलिए हमें ऐसा फील होता है कि हमारी रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो चुकी है। तो अगर कोई चीज़ रुकी हुई है, अगर कोई चीज़ स्टॉप है, तो वो दो तरह से हो सकती है, लग सकती है आपको, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब एक्चुअल में वो रुक चुकी है, डायनेमिक मीन्स चल रही है बट आपको फील हो रहा है कि रुक गई है। तो ये इक्विलिब्रियम जो होता है वो डायनेमिक होता है, क्योंकि जितने मोल्स रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन भी चल रही होती है और बैकवर्ड रिएक्शन भी चल रही होती है, दोनों चल रही होती है, इक्वल स्पीड से चल रही होती है। इसलिए हम इसको किसका नाम देते हैं? डायनेमिक का। ये रिएक्शंस रुकी नहीं हुई है, बट फिर हमें रुकी हुई क्यों लगती है? हमारा प्रोडक्ट और ज़्यादा क्यों नहीं बनता इक्विलिब्रियम आने के बाद? वो इसलिए नहीं बनता क्योंकि जितने मोल प्रोडक्ट के बन रहे हैं बैक टू उतने मोल फिर से किस में कन्वर्ट होते रहते हैं? रिएक्टेंट में। तो हमें ऐसा फील होता है कि प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, बट एक्चुअल में दोनों रिएक्शन चल रही होती हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, और इक्वल स्पीड से चल रही होती है। इससे हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम जो होता है वो डायनेमिक इन नेचर होता है। तो ये हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी किसकी? इक्विलिब्रियम की। जैसे हमारे पास एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं के सी, वैसे ही हमारे पास एक और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है दैट इज कॉल्ड के पी। उसको हम लोग कहते हैं के पी। तो इसे हम कह सकते हैं के पी का मीनिंग हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर, तो जैसे हमारे पास के सी होता है वैसे ही हमारे पास के पी भी होता है। के सी मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन एंड के पी मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्लियर है? अब ये क्या होता है, इसके फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस आएगा। जब आप इसका फॉर्मूला लिखोगे तो पार्शियल प्रेशर, इसमें हम क्या करेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। वहाँ कंसंट्रेशन यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर यूज़ करेंगे। जैसे हम एक रिएक्शन लिख लेते हैं, सपोज मेरे पास रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3, और मुझे लिखना है इस रिएक्शन के Kp का फॉर्मूला, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला। तो अब हम कंसंट्रेशन नहीं लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर। किसका पार्शियल प्रेशर? अमोनिया का। तो उसको हम शो कैसे करेंगे? स्मॉल p, और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखेंगे अमोनिया। कोई पावर होगी तो वो पावर लगा देंगे, तो पावर कितनी है? 2 डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, यहाँ पे 3। तो ये Kp का हमारा फॉर्मूला आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया। ध्यान ये रखा जाएगा कि इनको स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज नहीं किया जाता, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग होता है कंसंट्रेशन। हम क्या शो कर रहे हैं? पार्शियल प्रेशर। ये पार्शियल प्रेशर होता क्या है, आप इसको कैसे समझ सकते हैं? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर किसी एक कंटेनर में सिर्फ एक ही गैस के मॉलिक्यूल्स है, तो उस गैस के मॉलिक्यूल उस कंटेनर पे जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वो प्रेशर होता है टोटल प्रेशर उस गैस के मॉलिक्यूल्स का। बट अगर मान लीजिए एक कंटेनर के अंदर दो अलग अलग तरीके के गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, दो गैसेस फिल है, तो दोनों गैसेस के मॉलिक्यूल अपना अपना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो हम ईच गैस के प्रेशर के लिए टोटल प्रेशर वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, हम पार्शियल प्रेशर वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, उसमें एक हाइड्रोजन गैस भी फिल है और नाइट्रोजन गैस भी फिल है। तो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं कंटेनर की वॉल्स पे, हम उन्हें कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस।
और नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे हम उसे कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस। क्लियर हो गया। और ये जो पार्शियल प्रेशर होता है वो कैलकुलेट कैसे होता है, तो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला, अच्छा टोटल प्रेशर कितना होगा, यहाँ पे टोटल प्रेशर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। अगर हम दोनों का सम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल प्रेशर, यानी उस कंटेनर में जितनी भी गैसेस हैं उन सब के पार्शियल प्रेशर को सम कर दिया जाए तो हमारे पास टोटल प्रेशर आ जाता है। अब अगर हम लोग ये समझेंगे कि यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है हमारे पास उसका फॉर्मूला क्या है या हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो निकाला जा सकता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस इज इक्वल टू टोटल प्रेशर पीटी, पीटी मीन्स टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एक्स जी, एक्स जी मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। यानी अगर हम टोटल प्रेशर से उस गैस के मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास उस गैस का पार्शियल प्रेशर हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है। जैसे मान लीजिए यही हमारे पास इक्वेशन होती और हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करना होता, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला बन जाता पीटी, पीटी मीन्स टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम स्टेट पर, इक्विलिब्रियम स्टेट पर जो टोटल प्रेशर आ रहा है तीनों का वो इनटू क्या हो जाता मोल फ्रैक्शन, किसका मोल फ्रैक्शन, नाइट्रोजन का। इसी तरह मान लीजिए आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करना होता तो वो क्या हो जाता पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाता मोल फ्रैक्शन, किसका मोल फ्रैक्शन, हाइड्रोजन का। सिमिलरली अगर आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया बताना होता तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया क्या होता, टोटल प्रेशर इनटू क्या हो जाता हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट अमोनिया। तो इस तरह से हम लोग पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं और वो पार्शियल प्रेशर जो है यहाँ पे पुट कर सकते हैं और उससे हम क्या कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन का केपी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो केसी कैसे कैलकुलेट होता है और केपी कैसे कैलकुलेट होता है, दोनों होते क्या हैं वो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए हैं। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग केसी एंड केपी। यानी हम कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे केसी और केपी डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा केसी और केपी जो होते हैं वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर डिपेंड नहीं करते, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर भी डिपेंड नहीं करते, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर भी डिपेंड नहीं करते, क्योंकि ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। क्लियर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो इनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। अगर आप रिएक्टेंट की अमाउंट ज़्यादा लोगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट भी ज़्यादा बन जाएगा। तो देखिए हमारे पास केसी क्या था, बेसिकली केसी हमारे पास है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो प्रोडक्ट भी उसी के अकॉर्डिंग ज़्यादा बन जाएगा, तो रेशियो जो आएगा दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। तो हम कह सकते हैं केसी और केपी जो होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करते। केसी और केपी जो होते हैं सिर्फ दो फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। पहला फैक्टर होता है जिसको हम लोग कहते हैं टेम्परेचर, और दूसरा फैक्टर हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड स्टोशियोमेट्री, स्टोशियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। स्टोशियोमेट्री ऑफ रिएक्शन का मीनिंग हो गया द वे ऑफ राइटिंग द बैलेंस इक्वेशन। यानी हम बैलेंस इक्वेशन को किस तरह से लिख रहे हैं वो, तो स्टोशियोमेट्री। यानी दो ही चीज़ें, एक टेम्परेचर पर डिपेंड करता है केसी और केपी, और दूसरा क्या है, स्टोशियोमेट्री ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करता है। स्टोशियोमेट्री ऑफ रिएक्शन का मीनिंग हो गया द वे ऑफ राइटिंग द बैलेंस इक्वेशन। आप बैलेंस इक्वेशन को कैसे लिख रहे हैं, उनके क्या कोफिशिएंट्स लगा रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा केसी और केपी किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करते। तो हम दोनों फैक्टर्स को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से दोनों फैक्टर्स पे ये डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम लोग बात करते हैं किसकी, टेम्परेचर की, तो आप लोग याद रखिएगा टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो रिएक्शन दो तरह की होती हैं, एक होती है एक्सोथर्मिक और एक होती है जिनको हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिन रिएक्शंस के लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आती है। यानी एक्सोथर्मिक में क्या होगा, एक्सोथर्मिक में जब रिएक्शन जो है वो आपकी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो वहाँ पे एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है।
जबकि अगर हम लोग एंडोथर्मिक की बात करते हैं तो एंडोथर्मिक में डेल्टा एच जो आता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी एंडोथर्मिक में जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है उस टाइम पे आप ये कहेंगे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो पहले हम लोग एक बार देखते हैं किसके लिए, हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए क्या होता है। देखिए जब हम लोग एक्सोथर्मिक की बात करते हैं तो एक्सोथर्मिक यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन जहाँ पे डेल्टा एच नेगेटिव है वहाँ पे अगर हम यहाँ पे हीट रिलीज हो रही होती है, यहाँ पे हीट रिलीज हो रही होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो केसी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। केसी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी इक्विलिब्रियम आने पे अगर आप इसमें टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो केसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एक्सोथर्मिक में। एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा मीन्स अगर टेम्परेचर को कम करोगे तो केसी इनका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें, अगर हम लोग बात करते हैं एंडोथर्मिक, तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव आता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे हीट जो होती है वो क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो इन दैट केस हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो केसी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो एक्सोथर्मिक में हमें ध्यान रखना है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो केसी डिक्रीज हो जाएगा, जबकि एंडो में अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो केसी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? So second factor affecting Kc and Kp is stoichiometry of the reaction. Now what is the stoichiometry? Stoichiometry का मीनिंग क्या है? The way of writing the balanced equation. इसका क्या मीनिंग है? देखिए अगर मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3, तो ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है, पहले ये आइडेंटिफाई कीजिए। ये वाली रिएक्शन हमारी बैलेंस इक्वेशन है, बैलेंस है। हम इसको देख सकते हैं, 2 नाइट्रोजन एटम इधर है, 2 नाइट्रोजन एटम इधर है, 6 हाइड्रोजन इधर है, 6 हाइड्रोजन इधर है। अगर मैं इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब मैं ये लिख दूं 2N2 प्लस 6H2 इज इक्वल टू 4NH3, अभी भी ये बैलेंस है। आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन एटम कितने हैं, 4, यहाँ पे भी नाइट्रोजन एटम कितने हैं, 4, यहाँ पे H कितने हैं, 12, और यहाँ पे भी H कितने हैं, 12। यानी अभी भी ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस है। बट दोनों में डिफरेंस ये है कि दोनों की स्टोशियोमेट्री डिफरेंट है, दोनों के स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो क्या है, डिफरेंट है। इक्वेशन दोनों ही करेक्ट है बट दोनों की स्टोशियोमेट्री डिफरेंट है। इसी तरह अगर मैं ऐसा कर दूं कि इसको 2 से डिवाइड कर दूं या हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास बन जाएगा हाफ N2 प्लस 3/2 H2 इज इक्वल टू NH3। अभी भी अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो ये रिएक्शन बैलेंस है, बट अब भी क्या डिफरेंस है, इन तीनों रिएक्शंस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो स्टोशियोमेट्री है वो डिफरेंट है, तीनों की तीनों बैलेंस इक्वेशन है। तो हम अपनी इक्वेशन को किस तरह से लिख रहे हैं इस बात पर केसी की वैल्यू डिपेंड करती है। यानी केसी डिपेंड करता है आप अपनी बैलेंस इक्वेशन को किस तरह से लिख रहे हैं। तो कैसे डिपेंड करता है वो हम लोग समझते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम ये समझेंगे कि अगर हम किसी भी रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम किसी भी रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई कर दें तो जो न्यू केसी होगा, जो रिएक्शन का न्यू केसी होगा जिसको हम कहेंगे केसी डैश, वो क्या होगा, ओल्ड केसी जो होगा उसकी पावर n के इक्वल होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है, A गेट्स कन्वर्टेड इनटू B। ये हमारे पास एक रिएक्शन है, ठीक है। अगर मैंने इस रिएक्शन को n मीन्स कोई भी डिजिट हो सकती है, सपोज मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरी रिएक्शन बन जाएगी 2A, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2B। पूरी रिएक्शन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरी जो ओल्ड रिएक्शन है इसका केसी क्या था, अगर मैं इसके केसी का फॉर्मूला बनाऊं तो वो होगा B की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई ए की कंसंट्रेशन। अब जो नया केसी का फॉर्मूला बनेगा केसी डैश, वो क्या होगा, बी की कंसंट्रेशन और उसकी पावर क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई ए की कंसंट्रेशन और रेज टू पावर 2। ये न्यू केसी का फॉर्मूला बना। तो अगर मैंने पूरी रिएक्शन को कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो जो न्यू रिएक्शन है उसका केसी का फॉर्मूला मुझे जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, बी रेज टू पावर 2 डिवाइड बाई ए रेज टू पावर 2। अब देखिए अगर मैं ओल्ड केसी और न्यू केसी में रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहूँ तो क्या है, आप जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं इस पूरे को रेज टू पावर 2 कर दूं तो मुझे यही वैल्यू मिल जाएगी।
तो इसका मतलब जो मेरा न्यू के सी डैश आया वो क्या है, ओल्ड जो के सी था उसकी पावर 2। तो देखिए हमने ऊपर जो लिखा है वो बात सही है कि अगर हम किसी भी रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो न्यू के सी होता है वो ओल्ड के सी रेज टू पावर n के इक्वल हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास आ जाता है N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3, N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3, और कोई मुझसे कहे इस रिएक्शन का जो Kc है वो है X, तो आप बताइए 2N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2N2 प्लस 6H2 इज इक्वल टू 4NH3, इसका Kc क्या होगा। और सेकेंड क्वेश्चन मुझसे पूछा जाए कि हाफ N2 प्लस 3/2H2 गिव्स NH3, इसका Kc, इसको मैं डबल डैश कर देता हूँ, क्या होगा। तो ये मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन बन गया। तो आप जरा ध्यान से देखिए, जब मैं इस रिएक्शन से इस रिएक्शन पर आया तो मैंने क्या चेंजेस किए। मैंने फर्स्ट रिएक्शन को, ये मेरी फर्स्ट रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन को कितने से मल्टीप्लाई किया कि मुझे सेकेंड रिएक्शन मिल गई। तो फर्स्ट रिएक्शन को मैंने मल्टीप्लाई किया है 2 से, जरा ध्यान से देखिए 2 2 2, तो ये बन जाएगी। तो इसका मतलब जो हमारे न्यू केसी है, मतलब केसी डैश सेकेंड का, वो किसके इक्वल हो जाएगा, ओल्ड केसी और उसकी पावर 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा x²। थर्ड रिएक्शन का अगर क्वेश्चन आ जाएगी, थर्ड पूछा जाए, तो हम फिर से देखेंगे कि जब मुझे फर्स्ट से थर्ड पर आना था तो मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया। तो देखिए फर्स्ट से जब मैं थर्ड पर आ रहा हूँ तो मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन को। जरा ध्यान से देखिए, 1/2 करूँगा यहाँ 1/2 करूँगा, यहाँ 1/2 करूँगा तो 1/2 आ गया, यहाँ 1/2 करूँगा तो 3/2 आ गया, और यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ गया हमारे पास, NH3। तो फर्स्ट इक्वेशन से थर्ड पर आने के लिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई किया है। इसलिए जो मेरी थर्ड इक्वेशन है, जो मेरी ये थर्ड इक्वेशन है, इसका अगर मुझे केसी डैश निकालना है तो इसका जो केसी डैश होगा वो क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन के केसी की पावर 1/2, और किसी की पावर 1/2 का मतलब होता है उसका रूट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, √(x). तो सेकंड, ये हमारी थर्ड इक्वेशन थी, तो सेकंड का आंसर हमारा कितना आया, x², और थर्ड का हमारा आंसर कितना आया, √(x). क्लियर है। ओके, सेकंड पॉइंट स्टोशियोमेट्री का ही अगर हम लोग सेकंड पॉइंट देखें तो देखिए, अगर हम किसी रिएक्शन को रिवर्स कर दें, अगर हम किसी रिएक्शन को रिवर्स कर दें या हम कहें इन्वर्ट कर दें, अगर हम किसी रिएक्शन को इन्वर्ट कर दें तो जो न्यू केसी होगा, न्यू केसी वो क्या होगा, जो ओल्ड केसी है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओल्ड केसी का रेसिप्रोकल हो जाता है। कैसे होता है ये देखिए, मान लीजिए हमारे पास रिएक्शन थी A गेट्स कन्वर्टेड इनटू B। ये हमारे पास रिएक्शन थी जिसका केसी अगर आप निकालेंगे तो केसी क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A। पावर कोई भी कोफिशिएंट नहीं लगा रखे हैं तो पावर्स यहाँ पे भी नहीं होंगे, अगर कोफिशिएंट होते तो आप यहाँ पे पावर लगा देते। तो इस रिएक्शन का केसी ये होगा। अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को इन्वर्ट कर देते हैं, तो इन्वर्ट करने का मतलब B को, प्रोडक्ट को मैं रिएक्टेंट साइड लिख दूं और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट साइड, तो B गेट्स कन्वर्टेड इनटू A। और पूछ लिया जाए कि इस रिएक्शन का केसी डैश क्या होगा, तो देखिए हम अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं। पहले तो देखिए, अगर हमें इस रिएक्शन का केसी हमें निकालना हो तो इस रिएक्शन का केसी क्या होगा, इसका जो केसी डैश है वो क्या होगा, इसका केसी डैश होगा कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर कंसंट्रेशन ऑफ B। क्योंकि अब प्रोडक्ट ये बन गया है और रिएक्टेंट ये बन गया, तो कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ B, ये हमारे पास न्यू केसी होगा। ठीक है, अब जरा समझिए इन दोनों में क्या रिलेशन है। ये वही तो हुआ कि जो हमारा न्यू केसी है ये इसका रेसिप्रोकल ही तो है। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूँ, यानी इसको ऊपर लिख दूँ और इसको नीचे लिख दूँ, तो मेरा आंसर यही तो आएगा। तो हम कहते हैं कि अगर हम किसी रिएक्शन को इन्वर्ट कर देते हैं तो जो न्यू केसी होता है वो
ओल्ड के सी के रेसिप्रोकल के इक्वल आता है। ये हमारा सेकंड पॉइंट होता है। थर्ड पॉइंट, अगर हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग स्टोशियोमेट्री ही चल रहा है हमारा, स्टोशियोमेट्री में 2 पॉइंट्स हमने देखे। फर्स्ट पॉइंट क्या था, अगर हम किसी रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो न्यू केसी होगा वो क्या होगा, ओल्ड केसी रेज टू पावर n हो जाएगा। सेकंड क्या था कि अगर हम किसी रिएक्शन को इन्वर्ट कर देते हैं तो हमारा जो न्यू केसी होगा वो ओल्ड केसी के रेसिप्रोकल के इक्वल हो जाएगा। थर्ड पॉइंट देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई दो रिएक्शन होती हैं, जैसे A गेट्स कन्वर्टेड इनटू B, इसका केसी जो आ रहा है वो K1 आ रहा है। एक और रिएक्शन है C गेट्स कन्वर्टेड इनटू D, इसका जो केसी आ रहा है वो क्या आ रहा है, K2 आ रहा है। और हमसे पूछ लिया गया A प्लस C इज इक्वल टू B प्लस D, इस रिएक्शन का केसी क्या होगा। अगर हम इस अपनी थर्ड रिएक्शन को देखें तो जरा ध्यान से देखेंगे जब थर्ड रिएक्शन को, तो हमें क्लियर होगा कि जो थर्ड रिएक्शन है वो फर्स्ट रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन को ऐड करके बनाई गई है। अगर मैं थर्ड से फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, थर्ड रिएक्शन मिल जाएगी, हमारी थर्ड रिएक्शन मिल जाएगी। तो कभी अगर ऐसा हो रहा हो कि हमें किसी एक ऐसी रिएक्शन का केसी कैलकुलेट करना है जो कि इन दो रिएक्शंस को ऐड करके बनाई जाती है, तो इस जो न्यू रिएक्शन होगी, थर्ड रिएक्शन है, इसका जो केसी होगा वो फर्स्ट और सेकंड इन दोनों रिएक्शन के केसी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। तो ये जो केसी होगा वो K1 इंटू K2 इसके क्या होगा, इक्वल होगा। इसको अगर हमें समझना है तो हम ऐसे समझ सकते हैं, देखिए इस रिएक्शन का केसी क्या होगा, अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो इस रिएक्शन का केसी होगा, यानी आप इसको K1 कह सकते हो। फर्स्ट रिएक्शन का K1 क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A। सेकेंड रिएक्शन का K2 क्या होगा, K2 इज इक्वल टू हो जाएगा D डिवाइडेड बाई C। अब जो हमारी थर्ड रिएक्शन है इसका अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें केसी, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कौन प्रोडक्ट्स हैं, B और D, तो B कंसंट्रेशन इनटू D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ C। अब जरा समझिए इस केसी में और K1 और K2 में क्या रिलेशन है। अगर मैं K1 और K2 को मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दूं इन दोनों को, तो क्या होगा, B मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे भी डॉट क्या आ जाएगा, D डिवाइड बाई A डॉट C, तो यही तो बन जाएगा हमारे पास। तो यानी हमें प्रूव हो गया कि जो केसी है वो K1 और K2 के मल्टीप्लिकेशन के क्या होता है, इक्वल होता है। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर हमें कोई एक ऐसी रिएक्शन गिवन है जो किन्हीं दो रिएक्शन के ऐड होने से मिल रही है, तो हमें जो गिवन रिएक्शन होगी थर्ड रिएक्शन, उसका जो केसी होगा उन दोनों रिएक्शन के केसी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। उसके बाद हमारे पास एक फोर्थ पॉइंट आ जाता है कि अगर हमें कभी कोई ऐसी रिएक्शन मिल जाए, जैसे सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है A गेट्स कन्वर्टेड इनटू B, इसके लिए केसी है K1। एक दूसरी रिएक्शन है हमारे पास C गेट्स कन्वर्टेड इनटू D और इसके लिए केसी क्या है, K2 है। और हमें एक ऐसी रिएक्शन मिले जो इन दोनों के सब्सट्रैक्ट होने से मिल रही है, दोनों रिएक्शन के सब्सट्रैक्ट करने से हमें थर्ड रिएक्शन मिल रही है। सब्सट्रैक्ट करने का मीनिंग होता है आप रिएक्शन को इन्वर्ट करके ऐड कर दो। तो देखिए जब हम इसमें से ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A प्लस D इज इक्वल टू B प्लस C। हमें इस रिएक्शन का केसी निकालना है और हमें समझ में आ गया कि हमारी ये जो थर्ड रिएक्शन है, हमारी जो ये थर्ड रिएक्शन है, ये फर्स्ट और सेकंड के डिफरेंस से हमें मिल रही है। तो इन दैट केस मान लीजिए इसका K1 है और इसका केसी K2 है, तो इस नई रिएक्शन का जो केसी होगा वो दोनों के डिवाइड मतलब K1 डिवाइडेड बाई K2 इसके इक्वल होगा। तो देखिए अगर कोई थर्ड रिएक्शन हमें दो रिएक्शन के सम में होने से मिल रही है तो हमारा जो थर्ड रिएक्शन है उसका केसी दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा, यानी केसी इज इक्वल टू K1 इंटू K2। और अगर हमें कोई थर्ड रिएक्शन है वो दो रिएक्शन के सब्सट्रैक्ट होने से मिल रही है तो नई जो रिएक्शन है उसका जो केसी होगा वो उन दोनों रिएक्शन के केसी के डिवाइड के इक्वल होगा, यानी केसी इज इक्वल टू K1 डिवाइडेड बाई K2। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो हमारा केसी होता है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर जो है वो टेम्परेचर है और दूसरा फैक्टर जो है वो स्टोशियोमेट्री है। टेम्परेचर में हमने देखा
कि अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो वहाँ पे हीट रिलीज हो रही होती है, तो वहाँ पे अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो केसी डिक्रीज हो जाएगा। और एंडोथर्मिक में वहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है, तो वहाँ पे अगर आप टेम्परेचर को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो जो केसी है वो भी इंक्रीज होगा। स्टोशियोमेट्री में हमने 4 पॉइंट्स देखे। फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा कि अगर हम किसी भी रिएक्शन को एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो न्यू केसी होता है वो ओल्ड केसी की रेज टू पावर एन के इक्वल होता है। सेकेंड पॉइंट हमने देखा कि अगर आप किसी भी रिएक्शन को इन्वर्ट कर देते हो तो जो न्यू केसी होता है वो ओल्ड केसी के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। थर्ड, अगर आपको कोई रिएक्शन ऐसी मिल रही है जो किन्हीं दो रिएक्शन के सम से मिल रही है, तो इन दैट केस क्या होगा, जो न्यू केसी होगा वो दोनों के रिएक्शंस के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा, यानी के सी इज इक्वल टू के वन इंटू के टू। और फोर्थ पॉइंट हमने देखा कि अगर आपको कोई थर्ड रिएक्शन ऐसी मिल रही है जो किन्हीं दो रिएक्शन के डिवाइड के दोनों दो रिएक्शन के सब्सट्रैक्ट होने से मिल रही है, तो इन दैट केस क्या होगा, जो न्यू केसी होगा वो दोनों रिएक्शन के केसी के डिवाइड के क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस तरह से हमने स्टडी किया फैक्टर्स अफेक्टिंग केसी और केपी।